आप भी उन्हीं बच्चों में से हो जिनको कार्बन आयनिक कंपाउंड से बहुत ज्यादा डर लगता है ना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम 20 से 30 मिनट में ही इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, आई एम अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि साइंस एंड मैथ्स के लेक्चर्स बहुत ही शॉर्ट में हम लोग इस चैनल पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम लोगों ने ऑलरेडी आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया है। आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है वहां पे ट्रांसफर नहीं होगा, वहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। शेयरिंग किस तरीके से होती है अभी हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आयन फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है ना, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा है, क्योंकि अगर मैं कार्बन की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, यानी कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट वाली शेल में। अब ये क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है और 4 को लूज भी कर सकता है ना। तो अपना ऑक्टेट या फिर डबलेट ये पूरा कर लेगा, बट ये ऐसा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा ना, तो इसके पास 6 ही प्रोटॉन्स होंगे, बट टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 और ले लिए है ना, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये गेन नहीं कर सकता है। अगर ये लूज करेगा तो लूज करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ही बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो 4 के लिए तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ना ही ये गेन कर सकता है ना ही लूज। तो क्या करता है ये करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में। एलोट्रॉप्स का मतलब है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो जो कार्बन है अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है नेचर में, उन्हीं को हम एलोट्रॉप्स कह रहे हैं। सबसे पहले है डायमंड, फिर है ग्रेफाइट और ये है हमारे पास फुल्लरीन, ठीक है। तो डायमंड की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक कार्बन 4 दूसरे कार्बन के साथ अटैच रहता है और यहाँ पे ना हमको एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये जो डायमंड है ना, दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज नोन टिल डेट, ठीक है। उसके बाद ग्रेफाइट की अगर मैं बात करूं ना, तो एक जो कार्बन है वो 3 और कार्बन के साथ अटैच रहता है। एक जो बॉन्ड होता है ना, वो डबल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इजिली डीलोकलाइज हो सकता है। ऐसा समझो कि ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। जहां पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तो होगा ही होगा। इसीलिए जो ग्रेफाइट है भले ही नॉन मेटल है, बट ये अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं फुल्लरीन में। तो ये जो C60 फुल्लरीन है, दैट वाज द फर्स्ट फुल्लरीन दैट वाज आइडेंटिफाइड। ये एक फुटबॉल की शेप का या फिर डोम के शेप का हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हमें क्यों देखने को मिलते हैं, यानी कि इतना वर्सेटाइल ये क्यों है। सो 2 रीजंस है, एक है केटाइनेशन, दूसरा है टेट्रावेलेंसी। केटाइनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज, यानी कि जो कार्बन है वो खुद के साथ लिंक करके क्या क्या कर सकता है, वो बहुत लंबी लंबी चेन बना सकता है, ठीक है। वो हमारे पास ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है, ठीक है। इसके अलावा वो हमारे पास इसको सही कर लेते हैं, उसके अलावा ये हमारे पास क्या कर सकता है, इस टाइप के रिंग स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है। तो इसको हम कहते हैं केटाइनेशन। फिर है टेट्रावेलेंसी। टेट्रा का मतलब है 4, वेलेंसी का मतलब आपको पता है, आउटर मोस्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या कर सकता है, 4 दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स इसके पॉसिबल हैं, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किसको कहते हैं, तो सबसे पहले ना एक वाइटल फोर्स थ्योरी होती थी, जो ये स्टेट करती थी कि एक वाइटल फोर्स नेचर का जरूरी है इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए, यानी कि ये सिर्फ नेचर से ही हमें मिल सकते हैं। बट फिर एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिच होलर, उन्होंने हमें यूरिया बना के दिया इन द लैब। ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन्होंने ये लैब में बना दिया, किससे, अमोनियम साइनेट की हेल्प से, ठीक है। अमोनियम साइनेट होता है NH4CNO, ठीक है, और NH2CONH2, ये हमारे पास होता है यूरिया, विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब में बनाया गया था, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किसको कहते हैं, मोस्टली जितने भी हमारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनको, एक्सेप्ट हमारे पास जो ऑक्साइड्स हैं कार्बन के, या फिर जो कार्बाइड्स हैं, या फिर हमारे पास जो कार्बोनेट्स हैं, जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन होंगे।
तो ये भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सैचुरेटेड कहलाएगा, जब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे इसको हम अनसैचुरेटेड कह देंगे। सैचुरेटेड में एक ही आता है एल्केन्स। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, ठीक है। देन अनसैचुरेटेड दो टाइप के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे ये है इनका जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो शेयरिंग कैसे होती है, बहुत ही सिंपल है। जैसे मेरे पास CC मैंने ऐसे लिखा है, इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी। एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, इन दोनों ने आपस में शेयरिंग कर दी कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों के हैं आपस में, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब हम पढ़ते हैं अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसो का मतलब होता है सेम, और मर से याद करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि आइसोमर्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, ठीक है। जो हमारे पास पहले के 3 होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो हमारे पास होता है मीथेन, ठीक है, इसके अलावा इथेन, इसके अलावा प्रोपेन। तो ये हमारे पास आइसोमर्स नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है, यहाँ पे 2 ही हैं, यहाँ पे 3 ही हैं, तो क्या यहाँ पे कोई ब्रांचिंग पॉसिबल है? नहीं ना, तो स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगा ही नहीं। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो ब्यूटेन की या फिर पेंटेन की, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना हम ब्रांचिंग दे सकते हैं। देखो यहाँ पे एक आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो जहां पे हमारे पास जो चारों ही कार्बन है वो स्ट्रेट लाइन में है, और यहाँ पे 3 स्ट्रेट में है और एक हमने ब्रांचिंग में दे दिया है, ठीक है। तो इसका जो IUPAC नेम है ना वो भी अलग हो जाएगा। जैसे इसको तो हम N ब्यूटेन या फिर ब्यूटेन कहते हैं, इसको हम I ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन कहते हैं, बट IUPAC नेम हम कैसे लिखेंगे वो जरा सा यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 हमारी मेन चेन में कार्बन है, और ये जो तीसरा है ना ये ब्रांचिंग में है, इसको हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम यहाँ पे हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। सो ये इसका IUPAC नेम है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लोग पेंटेन पे आओ तो एक तो जब 5 हमारे पास स्ट्रेट चेन में है, एक हमने क्या करा, देखो एक को हमने ब्रांचिंग में दे दिया, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम देखो सेकंड कार्बन पे मिथाइल आ रहा है, सो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम होगा। यहाँ पे हमने दोनों ही ब्रांचिंग में दे दिए, 3 स्ट्रेट में है और ये 2 ब्रांचिंग में आ गए हैं, सो इसका नाम होगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसको हम कहते हैं आइसोमर्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लो एल्केन्स। तो साइक्लो यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है, यानी कि जहां से शुरू हुआ वहीं पे आके इस तरीके से ये खत्म हो गया। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। जैसे कि ये मेरे पास है साइक्लोपेंटेन, ये है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला क्या होगा? इसका है C5H10 और इसका है C6H12, ठीक है। फिर हमारे पास एक और साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये आखिरकार एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो अरोमा यानी कि कुछ ना कुछ स्मेल, खुशबू, ओडर, ठीक है, तो उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, और ये बेंजीन या फिर बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं। अब ये बेंजीन क्या होता है? सो C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 6 जो हमारे पास कार्बन है वो इस तरीके से साइकिल बनाते हैं, और यहाँ पे ऑल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड आता है। जैसे कि अगर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये स्केल कहाँ पर से आ गया है गलती से, लेट्स जस्ट रिमूव दिस। कहाँ से इसको हम रिमूव करेंगे? लेट मी सी, ठीक है, हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, यहाँ नहीं आएगा, फिर ये यहाँ आएगा। अब हर एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 3 हो गए हैं, तो विच मीन्स एक ही और हाइड्रोजन इन सबके पास आ सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H6। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर देख लो। पहले तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि इस तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। एक कार्बन है तो मेथ आता है, 2 है तो एथ, फिर प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सीरीज पूरी ही लर्न करनी है। अब यहाँ पे हम लोग ना और पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग हैलो एल्केन देख लेते हैं। हैलो का मतलब यहाँ पे होता है हैलोजन। हैलोजन यानी कि जो भी एलिमेंट्स हमारे 17th ग्रुप में मौजूद होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसको किस तरीके से लिखते हैं? RX के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि मेरे पास मीथेन है तो CH4 है, अगर इसमें एक हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया तो इसको हम X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
और ये हमारा क्या होता है आर। आर यानी कि कोई भी एक एल्काइल ग्रुप। एल्काइल का मतलब क्या है, किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन आप लोग निकाल दो, वो हमारा एल्काइल कहलाएगा। ठीक है, AL ही आएगा यहाँ पे। सो क्या होगा, इसको करेक्ट भी कर लो, दिस विल बी ALKYL। ठीक है, आर से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया, बस इतना ही है। अल्कोहल में आप लोग एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हो OH के साथ। यहाँ पे हम जैसे हमारे पास नाम क्या है मीथेन, तो ई हटा दो, OL लगा देते हैं लास्ट में, तो उसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग यूज करते हैं प्रीफिक्स में। प्री यानी कि नाम के पहले, जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया है तो इसका नाम क्लोरोमीथेन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जो भी हमारे पास एंड वाला कार्बन होता है, पहली बात ये हमेशा एंड कार्बन पे ही जुड़ता है, तो जो एंड वाला कार्बन होता है उसके साथ डबल बॉन्ड O और H यहाँ पे जुड़ता है, इसमें हम लास्ट में नाम के AL लगा देते हैं, मिथेनल, इथेनल, इस तरीके से। कीटोन में लास्ट में ओन लगा देते हैं और ये हमेशा किसी मिडिल कार्बन पे आता है, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O R डैश, यानी कि देखो हमेशा ये कभी ना कभी मिड में आएगा। अगर ये कोने में आ गया ना तो फिर तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, इसीलिए बीच में ही आता है। इसमें लास्ट में हम ONE लगाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में RCOOH ये हमारे पास आता है, इसमें हम लास्ट में ओइक एसिड लगाते हैं, मेथनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप यार ये चीज क्लियर है। सेम चीज यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर रखी है कि किस तरीके से हम लोग नाम रखेंगे। ठीक है, ये जो नाम यहाँ लिखे हैं ना, एसिटेल्डिहाइड, एसीटोन, ये इनके जनरल नेम है, बट अगर आपसे इनका एक्चुअल नाम पूछा जा रहा है तो वो कुछ अलग होगा। जैसे कि इसका नाम अगर आपसे पूछा गया है CH3CHO, तो ये क्या होगा, ये होगा इथेनल, ये IUPAC नेम है। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका होगा प्रोपेनोन। ठीक है, ये तो इनके जनरल नेम इन्होंने लिखे हैं, बट आपको IUPAC नेम ही बताने हैं, जो कि ये है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे आ जाते हैं। होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, तो ये हमारे पास कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज है जहां पे जितने भी कंपाउंड्स है ना, उनका जनरल फॉर्मूला, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, क्योंकि कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा तो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी जनरली इंक्रीज होती है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एल्केन की जो एक सीरीज है, ये पूरी एक होमोलॉगस सीरीज है। ये अल्कोहल की है, ये एल्काइन की है। ठीक है, इसमें जो भी हमारे पास दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स होते हैं ना, यानी कि एक के बाद आने वाला दूसरा, जिसको हम सक्सेसिव मेंबर्स भी कह सकते हैं, उनमें CH2 का डिफरेंस होता है। देखो C2H6 में से अगर आप CH4 माइनस करोगे क्या आएगा, तो CH2 ही आएगा। सेम चीज आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव कंपाउंड के लिए ट्राई करो, हमेशा डिफरेंस CH2 यूनिट का ही आएगा, यानी कि 14 एटॉमिक मास यूनिट का, इतने मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस आएगा। ठीक है, आई होप यार ये चीज क्लियर है। यहाँ पे अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो विच मीन्स जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी सेम रहेगा। जैसे कि ये सीरीज अल्कोहल की है तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल का है। सिमिलरली एल्डिहाइड में सारे एल्डिहाइड ही होंगे। तो आई होप यार ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। अब आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। सबसे पहले है कंबशन, यानी कि किसी भी चीज को जलाना। तो कार्बन या उसके किसी भी कंपाउंड को जब हम जलाते हैं तो हमें CO2 और पानी मिलता है, इसके साथ साथ हमें एनर्जी मिलती है, हीट एंड लाइट, इसीलिए काफी अच्छे फ्यूल्स भी होते हैं। बट कभी कभी हमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल सकती है। कब मिलेगी, जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा। ठीक है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, वो जनरली हमें क्लीन ब्लू फ्लेम देते हैं, बट जो अनसैचुरेटेड है वो हमें येलो फ्लेम देते हैं। इसको हम येलो सूटी फ्लेम भी कह सकते हैं। सूटी फ्लेम का मतलब है यहाँ पे बहुत सारा ब्लैक स्मोक या फिर यहाँ पे सूट डिपॉजिट होता है। ठीक है, इवन अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का इनकम्प्लीट कंबशन करेंगे ना, तभी भी हमें सूटी फ्लेम देखने को मिल सकती है। फिर है ऑक्सीडेशन। तो किसी भी अल्कोहल का जब भी हम ऑक्सीडेशन करेंगे ना, तो हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। बस ये सिंपल सी रिएक्शन हमको पढ़नी है। ठीक है, फिर है एडिशन रिएक्शन। अगर मैं कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कीन या एल्काइन लूंगी, उसमें हाइड्रोजन जोड़ूंगी इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, जैसे कि निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ना, ये डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे और इस कार्बन के साथ जाके इस तरीके से देखो जुड़ जाएंगे। इसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो जो सैचुरेटेड होते हैं यानी कि एल्केन्स, वो कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। यानी कि जैसे इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ हुई ना, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। रिप्लेसमेंट हो रहा है तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन कह रहे हैं। जो हमारे पास अनसैचुरेटेड वाले हैं ना, वो कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम क्लोरीन के साथ या हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे ना, तो ये डबल बॉन्ड तोड़ के वहां पे जुड़ जाएंगे। अगर जुड़ गए तो क्या वो सब्स्टिट्यूशन हुआ? नहीं ना, वो तो एडिशन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एथेनॉल क्या है? तो एक तरीके का अल्कोहल है, तो ऑब्वियसली ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसीलिए हम दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो हम कफ सिरप्स वगैरह लेते हैं उसमें भी एथेनॉल जनरली मौजूद होती है। और आपको पता है भैया ये दारू है, तो इसकी वजह से ड्रंकनेस यानी कि नशा चढ़ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं पीनी है। ये दो रिएक्शंस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये मेरे पास एथेनॉल है, इसकी रिएक्शन जब सोडियम के साथ होती है तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन को ये निकाल देगा, डिस्प्लेस कर देगा, खुद सोडियम जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। देखो इस तरीके से जुड़ गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, याद रखने हैं सारे नाम। फिर ये वाली रिएक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एसिडिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। यानी कि जब एक अल्कोहल की रिएक्शन मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दे रही हूं इस टेम्परेचर पे, तो क्या हो रहा है? पानी बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, एसिडिक डिहाइड्रेशन हो रहा है, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? एक एल्कीन मिल रहा है। अल्कोहल में से अगर मुझे एल्कीन चाहिए है तो मुझे ये एसिडिक डिहाइड्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे एथेनॉल था तो इथीन मिला, प्रोपेनॉल का कराओगे तो क्या मिलेगा? प्रोपीन मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड होता है CH3COOH, जिसको हम एसेटिक एसिड भी कहते हैं। ये हमारा एक ऑर्गेनिक एसिड है, और ऑर्गेनिक एसिड हमेशा वीक एसिड होते हैं। जो मिनरल एसिड है HCl, H2SO4, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो 5 से 8% सोल्यूशन जब हम इसका लेते हैं पानी में, तो क्या बनता है? विनेगर बनता है, जिसका हम प्रिजर्वेटिव्स वगैरह में यूज करते हैं। एथेनोइक एसिड को हम ग्लेशियल एसेटिक एसिड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो काफी कम है, तो बहुत ही जल्दी विंटर्स में फ्रीज हो जाता है। ग्लेशियर के जैसे दिख रहा है, इसीलिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये वाली रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एस्टर बनता है, और ये जो एस्टर है ना, ये क्या होते हैं? तो ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं। जैसे कि रिएक्शन एक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, CH3COOH, इसकी रिएक्शन मैंने C2H5OH के साथ करा दी, तो यहाँ पे CH3COO C2H5 बन जाता है, और यहाँ पे से पानी रिमूव हो जाता है। ये जो बना है ना CH3COO C2H5, इसका नाम क्या है? सो इसका नाम है इथाइल इथेनोएट। क्या ये चीज क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे देखो एस्टर बन गया, और यहाँ पे पानी जो है रिमूव हो गया। फिर देखो ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये सिंपली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। देखो क्या हुआ यहाँ पे? NaOH क्या है? NaOH है हमारे पास एक बेस, एसिड के साथ रिएक्ट करा तो सॉल्ट और पानी बन गया। इस सॉल्ट का नाम क्या है पूछा जाता है? सो ये है सोडियम इथेनोएट। याद रखना, अभी ऊपर जो पड़ा था वो क्या था? वो इथॉक्साइड था। ये क्या है? इथेनोएट है। ठीक है, चलो फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाओ। ये रिएक्शन भी हमारी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सोप बनता है, इसीलिए इसको हम सेपोनिफिकेशन कह रहे हैं। ये है हमारे पास जो सोप बन रहा है वो। ठीक है, इसमें हम क्या कराते हैं? जो अभी हमें एस्टर मिला था ना, ये इस एस्टर की रिएक्शन हम करा देते हैं किसी बेस के साथ। तो यहाँ पे हमें एक तो अल्कोहल, जिस अल्कोहल से ये एस्टर बना था वो वापस मिल जाता है, और सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड वापस मिलता है। और जो सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उन्हीं को हम सोप कहते हैं। तो ये हमारी सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है। ठीक है, फिर देखो ये रिएक्शंस भी बहुत सिंपल है। सिंपली एसिड की रिएक्शन करा दी है हमने कार्बोनेट के साथ। तो अगर एसिड बेसिस वाला चैप्टर याद है तो ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ जाएगी। यहाँ पे सॉल्ट बनता है, पानी बनता है, और CO2। तो यहाँ पे से CO2 का टेस्ट भी पूछा जाता है कि CO2 रिलीज हुई है तो आप कैसे पता लगाओगे? सो लाइम वाटर टेस्ट आप यहाँ पे करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पे आ जाओ, विच इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो हमारे पास सोप क्या होते हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताया, दीज आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि C17H35 COONA। ये हमारे पास क्या है? सोडियम स्टीयरेट है, जो कि हमारा एक सोप होता है। बार सोप में भी इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये मेरे पास एक एल्काइल है, एल्काइल चेन है लंबी वाली, तो इसको मैं RCOONA या फिर RCOOK इस तरीके से लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ पे देखो जब पानी में घुलते हैं ना सोप, तो उस केस में क्या होता है
ये आयन तो पहले निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ना दो पार्ट है, अच्छे से देखो, एक है R, एक है COO-। ये मेरे पास क्या है, एल्काइल चेन है, लंबी वाली चेन। ये होती है भैया हाइड्रोफोबिक, ये पानी से डरती है, ये पानी से दूर रहती है, तो गंदगी डर्ट के पास रहेगी या फिर ऑयल के पास रहेगी। ये मेरा है आयनिक हेड, ठीक है। ये जो आयनिक हेड है ना, ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि पानी से ये क्या करता है, प्यार करता है, तो ये पानी की तरफ रहता है। तो देखो जब हम कपड़े धोते हैं तो ये हमारे पास गंदगी है, डर्ट है, तो इसके पास कौन आया, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट आया जो कि टेल है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आयनिक हेड है जो कि बाहर, ये पानी की तरफ को रहा। तो यहाँ पे जो गंदगी है इसको ये बाहर निकालते हैं और पानी के साथ साथ फिर इसको हम बाहर भेज देते हैं। तो इस तरीके से क्लेंजिंग होती है किसी भी कपड़े की। समझ में आ गया? सेम चीज हमारे पास डिटर्जेंट में भी होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ आखिरकार रिएक्ट क्यों नहीं करता है। हार्ड वाटर पहली बात होता क्या है, ऐसा पानी जिसमें मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के आयंस मौजूद हैं उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। तो ये मेरा भैया सोप जब ये कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा स्कम। स्कम होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट अगर नीचे आके एक्यूमुलेट हो गया है तो क्या आप मुझे खुद बताओ, लैदर यानी कि जो फोम है, जो झाग है जिसकी वजह से कपड़े अच्छे तरीके से धुल रहे हैं, क्या वो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो सोप है वो हार्ड वाटर के साथ अच्छे तरीके से एक्ट नहीं करता है, बट जो डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ ही अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर हमारा होता है खत्म। आई होप यार ये पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप लोग सिंपली कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।